पे हार्दिक स्वागत है। ये हमारा जो है एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है, क्योंकि इसका यूज जो है वो आपके फिजिक्स तक भी आता है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का। तो बहुत जगह इसका यूज होने वाला है एरर्स अप्रोक्सीमेशन का, तो इस चैप्टर को आप कतई ना छोड़ें। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से जो पहले हमने चैप्टर पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, कॉन्टिन्यूटी, ये वाला जो पार्ट था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि इनकी हेल्प से आप आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट थे ही, बट अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे होंगे तो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन में बहुत दिक्कत आने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो कोशिश करें कि वो पहले चैप्टर कवर कर लें, उसके बाद में इस चैप्टर पे आगे बढ़ें। ठीक है, नया जो चैप्टर है वो बाद में आप पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको इनिशियल चैप्टर ही नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो आज का जो हमारा चैप्टर है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, वो चैप्टर जो है आज के लेक्चर में हम उस चैप्टर से जो भी रिलेटेड थ्योरी वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी जो होगी वो आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट कंप्लीट कर भी दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो दो साइंटिस्ट हुए स्विट्जरलैंड के, मैथमेटिशियंस थे दोनों। एक का नाम था जैकब बर्नौली, दूसरे थे जोहान बर्नौली। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस बोल दो इनको आप, दोनों मैथमेटिशियंस थे। इनको पता चला कि जो कैलकुलस है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, मतलब उसका यूज हम कहाँ कहाँ तक कर सकते हैं। तो इन्होंने उसका यूज करके बहुत तरह की डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। ठीक है, तो वैसे तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका जो एप्लीकेशन है वो हम बहुत जगह देखते भी हैं। जैसे कि फिजिक्स वगैरह हम देख ही रहे हैं। फिजिक्स तो अभी तक आप ही आ ही चुका है ना, तो फिजिक्स के बारे में मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ कि फिजिक्स में अगर आपके डिफरेंशिएशन यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप पता है कि फिजिक्स हमारे यूज आती है डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन हमारा यूज आता है फिजिक्स में। ठीक है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है कि जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वेराइटीज ऑफ एप्लीकेशंस है। ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में। अगला पॉइंट क्या है कि डिफरेंशिएशन इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हैं, फिजिक्स में हम यूज कर ही रहे हैं, नेचुरल साइंस में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। आपको आने वाले टाइम में इन चीजों के बारे में भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर हम अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज होती है किसी फंक्शन की और जो एरर्स होता है उसके अंदर, उसको मेजर करने वाले हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम अप्रोक्सीमेशन तो करते ही रहते हैं अपन। सपोज कर लो आपको 543 दिया, आपको कहा गया आप इसको 13 से डिवाइड करो। तो हो सकता है कोई की मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो डायरेक्टली इसको कर देगा, किसी की स्ट्रांग नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो इस पे अप्रोक्सीमेशन लगाएगा कि मैं उसके सबसे नजदीक वाला कौन सा पार्ट है जो इस 540 मतलब जो 13 से डिविजिबल हो। या तो वो देखेगा कि ये डिविजिबल है कि नहीं, अगर डिविजिबल है तो वो कोशिश करेगा कि उसको आसानी से कर ले। अगर डिविजिबल नहीं है, पॉइंट्स में कहीं जा रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेशन लगाएगा कि यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेशन हम एनी टाइम हर समय यूज करते हुए आ भी रहे। अप्रोक्सीमेशन जो है उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी डेली लाइफ के अंदर, तो उसका तो हमें समझ में आना ही चाहिए। बट साथ ही साथ में जो उसमें एरर्स आता है, जैसे हमने कोई भी चीज अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली तो उसमें कुछ एरर भी होगा, तो उस एरर को भी मेजर हमें करना है इस आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल इसको बोल सकते हो आप, इनफाइनाइटली स्मॉल्स। मतलब इसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार इसको कैसे पढ़ा जाए, तो इसको दूसरा तरीका है कि इनफाइनाइटली स्मॉल। इनफाइनाइटली स्मॉल का क्या मतलब होता है कि आपको इतना ज्यादा छोटा नंबर दिया गया कि आपको उस आपने उस नंबर के बारे में यहाँ कभी सोचा ही नहीं होगा। ऐसे नंबर, मतलब जैसे कि आपको मैं लिमिट के टाइम हम बोलते थे कि एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब वो जीरो तो नहीं होता था वो, लेकिन टेंडिंग टू जीरो होता था, मतलब बहुत ज्यादा छोटा नंबर होता था वो। 0 इनफाइनाइट टाइम जीरो लिखो और लास्ट में 1 लिख दिया, तो उसको बोला जाता है इनफाइनाइटली स्मॉल। मतलब इतना ज्यादा छोटा कि अगर उसका आप स्क्वायर करोगे तो वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। ये चीज समझ में आती है? 0.5 का स्क्वायर करते हो तो क्या बनता है 0.25, क्योंकि 0.5 से छोटा है। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ आप हर चीज का स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी।
अगर वो वैल्यू बहुत, जो नंबर है वो अगर बहुत छोटा है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उसकी वैल्यू घटने लग जाएगी। जैसे कि अभी आने वाले टाइम आपको समझ में आएगा कि अगर x एक नंबर ऑफ क्वांटिटी है और डेल्टा x उस x में चेंज है, तो इट इज स्मॉल, इट इज अ स्मॉल क्वांटिटी व्हेन कंपेयर टू x। ये चीज समझ में आती है, डेल्टा x। तो x इंटू डेल्टा x, अब मैंने उसका स्क्वायर किया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, क्योंकि स्क्वायर करने पे वैल्यू डिक्रीज करेगी। आर स्मॉल क्वांटिटीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉल क्वांटिटीज है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है मैग्नीट्यूड वाइज, वो चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि देन दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड इनफाइनाइटली स्मॉल ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 एंड सो ऑन। वो चीज समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये नहीं आया तो आगे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। लेट y इज इक्वल्स टू fx बी अ फंक्शन। आपको एक y इज इक्वल्स टू fx एक फंक्शन गिवन है और उसका जो x है, दैट इज डोमेन जो है वो x बिलोंग्स टू a है, इंटरवल a गिवन है, ठीक है। अगर डेल्टा x चेंज है x के अंदर और डेल्टा y चेंज है y के अंदर, देन डेल्टा y को क्या लिख सकते हो आप, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, यस और नो। भाई डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन वाई। जब वाई जो है वो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन एक्स, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई वैसे भी एक्स पे डिपेंड करता है। तो अगर मैंने एक्स में कुछ चेंज कर दिया तो वाई में भी चेंज होगा, तो उसको हमने डेल्टा वाई बोल दिया। तो डेल्टा वाई क्या होगा, डेल्टा वाई विल बी द चेंज इन वाई करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन एक्स, कि एक्स को चेंज करने के बाद में जो वाई के अंदर चेंज आया उसी को आप डेल्टा वाई बोल रहे हो। तो डेल्टा वाई क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो वैल्यू आई उसमें से एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो जो वैल्यू बचेगी उसी को आप क्या बोलोगे, डेल्टा वाई, दैट इज चेंज इन वाई। अंडरस्टूड। तो अगला देखते हैं क्या दे रखा है, डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल क्या है वो भी समझ लो कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए, ये चीज ठीक है। If delta x is change in x, then dy by dx, delta x is called differential। ये dy by dx है ना, इसको आप क्या बोलते हो, डिफरेंशियल बोलते हो ऑफ y is equals to fx। डिफरेंशियल किसको बोलते हो, dy by dx को, इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय dy और df। इसको dy या df से डिनोट आप कर सकते हो, ठीक है। dy is equals to कितना लिखते हो आप, dy by dx, और df इज इक्वल टू क्या लिखते हो, एफ डेल्टा एक्स इंटू, मतलब ये जो है ये क्या है, चेंज इन एक्स है। ये वाला जो पार्ट है ये चेंज इन एक्स है। तो ये एफ डैश एक्स तो आपको समझ में आ ही गया कि एफ डैश एक्स क्या है। एफ डैश एक्स तो हम निकालते हुए आ ही रहे, ये तो डी वाई बाई डी एक्स है, ये चीज तो आपको समझ में आ ही जाती है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स है, ये चेंज इन एक्स हो गया, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आपको ये बोला गया कि डेल्टा वाई को आप डी वाई से डिनोट कर सकते हो, कब, जब चेंज इन वाई, जब वो चेंज इन वाई हो वो बहुत स्मॉल हो, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ढंग से समझ में आने लगेगा कि y is equals to fx be a function defined on an interval a and x belongs to a है, वो ठीक है। let delta x be a change in x, delta y be a change in y, then delta y is called error in y। डेल्टा वाई जो होगा वो एरर होगा वाई के अंदर, ठीक है। डेल्टा वाई अपॉन वाई इज कॉल्ड रिलेटिव एरर इन वाई। डेल्टा वाई तो एरर हो गया, डेल्टा वाई वाई अपॉन वाई रिलेटिव एरर हो गया, ठीक है। डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 हो गया परसेंटेज एरर। कुछ मतलब ये जो चीजें हम मैं अभी समझा रहा हूँ एकदम थ्योरी वाली पार्ट है। आपको अगर कहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, कुछ चीजें अगर आपको डाउट भी रह जा रहा है तो दिक्कत वाली बात नहीं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आने लगेगा, ठीक है। टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन y is equals to fx, we use f of x plus delta x। तो उसका आप क्या लिख सकते हो, fx plus df लिख सकते हो, ठीक है। df हमने पढ़ाई है, तो fx is equals to लिख सकते हो, if fx is equals to ix, the identity function in x, then delta x upon x into 100 are respectively the error and the relative error and the percentage error in the x। मतलब डेल्टा x क्या है, एरर, डेल्टा x अपॉन x क्या है, रिलेटिव एरर, और डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 क्या है, परसेंटेज एरर। वो तो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए वापस बार बार उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि if y is equal to fx is a homogeneous function of डिग्री n, डिग्री n का एक होमोजीनियस फंक्शन है इन x,
then the relative error in y is n times the relative error in x. अगर y is equals to fx एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n के अंदर, तो जो रिलेटिव एरर होगा y के अंदर वो n टाइम्स होगा रिलेटिव एरर इन x. ठीक है, मतलब डेल्टा y अपॉन y विल बी n इंटू डेल्टा x अपॉन x. ठीक है, ये जब हम करेंगे तो आपको और समझ में आने लगेगा. The following formula will be used in solving the problems. एक सेकंड रुको. सर्कल, सबसे पहले सर्कल की अगर हम बात करें कि if r is the radius and x is the diameter, r is the radius, x is the diameter, p is the parameter and a is the area of the circle, then x is equals to 2r होगा. वो चीज समझ में आती है. diameter is equals to 2 times of radius होता है. ठीक है, पैरामीटर क्या होता है वो चीज भी समझ में आनी चाहिए. 2 पाई आर होता है या फिर पाई इंटू एक्स लिख सकते हो अगर डायमीटर की फॉर्म में लिखना है तो. फिर एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है या फिर आप पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मतलब डायमीटर की फॉर्म में लिखना तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है. ठीक है, सेक्टर, अब सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं. तो सेक्टर क्या होता है, इफ आर इज द रेडियस एंड एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, देन पी इज द पैरामीटर, ए इज द एरिया ऑफ सेक्टर. मतलब क्या है इसका, सेक्टर का मतलब होता है जैसे मान के चलो आपको कोई सर्कल गिवन है और आपने इतना पार्ट काट दिया, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है ना, इसको आप बोलते हो सेक्टर. ये होता है सेक्टर. ये वाला जो पार्ट है ना, ये सेक्टर होता है. मतलब मान के चलो आपने को पिज्जा लिया, पिज्जा के अंदर जो एक स्लाइस होगी वो एक सेक्टर हो गया. उसमें अगर 4 स्लाइसेस है टोटल, तो वो 4 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है आपके पिज्जा को. ठीक है, तो उस तरह से आप समझ सकते हो कि ये सेक्टर क्या है, एक पार्ट हो गया. ठीक है, तो मैं आगे बात बिल्कुल सेम जैसे कि पिज्जा के अंदर होता है. ठीक है, तो अगर ये क्या बोला गया, इफ आर इज द रेडियस, आर अगर रेडियस है, एल इज द लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे अगर आप थीटा मान लेते हो ना, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क आपका ऑल 2 पाई आर के बराबर होता है. सॉरी 2 पाई आर नहीं, आर इंटू थीटा के बराबर होता है लेंथ. ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना कि जो लेंथ होती है ये ऑलमोस्ट आप क्या मान लेते हो, इसको आप स्ट्रेट मान लेते हो लाइन, और बोल देते हो कि थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है. If theta is small, then you can say that the length of the arc will be r into theta. P is the parameter. अगर आप पैरामीटर की बात करते हो तो पैरामीटर क्या होगा, r प्लस आर थीटा. तो r प्लस आर थीटा इसका क्या होगा, पैरामीटर होगा. वो चीज समझ में आती है. एरिया ऑफ सेक्टर अगर आप समझने जाओगे तो एरिया ऑफ सेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो कि अगर आपको दो या बोला जाए, अगर आपको दो साइड पता है किसी भी ट्रायंगल की, तो आप उस दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो और बीच के अंदर अगर जो थीटा है उसकी जगह लिख दो साइन थीटा, एंगल अगर है तो. और अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा तो उसको आप साइन थीटा को थीटा से भी कम, थीटा से चेंज कर सकते हो. ठीक है, समझ में आगे बात. अब चलो अब देखते हैं कि इन्होंने कैसे किया है इसको. लेंथ को लिख सकते हो आप आर इंटू थीटा, इस समझ में लेंथ को क्या लिख सकते हो, आर इंटू थीटा लिख सकते हो. पैरामीटर क्या हो जाएगा, एल प्लस 2r या फिर एल 2r की जगह आप एक्स भी लिख सकते हो अगर एक्स गिवन होगा तो. पैरामीटर को और लिख सकते हो आप आर थीटा प्लस 2r. ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या गिवन है, ए को लिख सकते हो आप हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा. वही मैं कह रहा हूँ हाफ आर स्क्वायर, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को आप थीटा से चेंज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो साइन थीटा ये थीटा. और क्या है, और हाफ इंटू एल इंटू आर. ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, क्लियरिटी हो रही है बिल्कुल कि कोई भी मतलब ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए कि जो आपको लगे कि यार ये चीज मेरे को आती नहीं है. ठीक है, हाफ एल इंटू आर कैसे लिखा, ये चीज समझ में आई, क्योंकि हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है, ये हमें पता है. आर इंटू थीटा एल है, तो आर थीटा को जगह लिख दिया इन्होंने एल, और आर बची इसलिए इसको जो है इन्होंने हाफ एल इंटू आर लिख दिया. मतलब दोनों चीज लिख सकते हो, लेकिन ये जो चीज डिराइव की गई है वो इसी की हेल्प से की गई है. ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, क्यूब. अगर आपको क्यूब गिवन हो और इफ x इज द साइड, s इज द सरफेस एरिया, v इज द वॉल्यूम. क्यूब आप जानते हो यार, क्यूब मतलब जैसे आइस क्यूब आप घर में रखते होंगे, आइस क्यूब फ्रीजर में मिल जाएगा आपको. तो आइस क्यूब क्या होता है, मतलब क्यूब का मतलब होता है जिसकी साइड्स जो हो सभी बराबर हो और जितने भी उसकी सरफेसेस हो वो सभी क्या हो, एक स्क्वायर सरफेस हो. ठीक है,
उसको आप क्यूब बोलते हो। तो ये मान के चलो, इन्होंने बोला x इज द साइड ऑफ, x इज द साइड, तो आप यहाँ लिख सकते हो ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ठीक है। s इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, इसका एरिया निकालो, एक का एरिया, एक का एरिया कितना होता है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया। सरफेसेस कितनी होगी टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो सरफेस एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। अगला दे दिया है कि v इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जो v होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है x, हाइट क्या है x, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आती। अब देख लो, सरफेस एरिया हो गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया x इंटू क्यूब, ठीक है। अगला क्या है, स्फेयर। स्फेयर और कुछ नहीं, आपकी जैसे बॉल ले लो, आप जो क्रिकेट बॉल होती है या फुटबॉल ले लो, कुछ भी ले लो, उसको स्फेयर बोला जाता है। ये मान के चलो ये स्फेयर है, ये 3D के अंदर मान के चलो ये 3D स्फेयर 3D में होता है। सर्कल होता है आपका 2D में, स्फेयर होता है आपका 3D में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी देखिए, इफ r इज द रेडियस, r रेडियस गिवन है इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है r, s इज द सरफेस एरिया एंड v इज द वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया जो भी ये जो स्फेयर होता है ना, सरफेस एरिया का जो स्फेयर होता है आपका, उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एज सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इनकी हेल्प बहुत आने वाली है हमें, जब भी हम एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन कर रहे होंगे, तब हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए याद रख लो। सभी फॉर्मूले याद होते हैं, स्फेयर का कई बार भूल जाता है आदमी, तो 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर का याद रख लो, और अपॉन में 3 लगा दो, इंटू आर कर दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम को आर क्यूब से थोड़ा याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अगला सिलेंडर। सिलेंडर आप घर में देखते हो सिलेंडर, वैसा ये सिलेंडर हो गया, एक पाइप जैसा हो गया सिलेंडर। इसमें क्या क्या चीजें गिवन है कि इफ आर इज द रेडियस, आर क्या रेडियस है क्रॉस सेक्शन की, आर एक रेडियस है, एच इज द हाइट, एच आपको हाइट पता है, एल इज द लेटरल सरफेस एरिया, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ये वाला, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, एंड एस इज द टोटल सरफेस एरिया, एंड वी इज द वॉल्यूम। तो जो एल होता है लेटरल सरफेस एरिया, ये वाला जो पार्ट वाला सरफेस एरिया है, इसको बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो उसको क्या लिखते हो आप, 2 पाई आर, दैट इज जो सर्कल है उसका सर्कल का सरकमफेरेंस ले लो, वो हो गया 2 पाई आर इंटू हाइट इंटू एच, तो वो होता है आपका सरफेस लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कंप्लीट सरफेस एरिया के लिए क्या लिखते हो आप, लेटरल सरफेस एरिया काउंट कर लो 2 पाई आर एच, प्लस ये इन दोनों का सरफेस एरिया भी आएगा, वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू 2, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की अगर आप बात करते हो, तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा अलग होता है, वॉल्यूम लिखते हो आप पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आप जानते हो एरिया इंटू हाइट होता है, तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना होगा एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया आपका एरिया ऑफ, एरिया इंटू, मतलब देखो आप कोई भी सरफेस का एक एरिया ले लिया, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी 2 पाई, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर इंटू एच, दैट इज ये वाला पार्ट इंटू हाइट। सरफेस एरिया कितना हो गया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अगला क्या है, कोन। कोन, कोन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो आप सिलेंडर से कंपेयर कर सकते हो। ये जैसे ये कोन है आपके पास में, और कॉन में क्या क्या दे रखा है कि इफ आर इज द रेडियस ऑफ बेस, एच इज द हाइट एंड एल इज द स्लैंट हाइट, थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल एंड अल्फा इज द वर्टिकल एंगल। अरे यार थोड़ा सा रुको, मतलब क्या गिवन है कि इफ आर इज द, आपको मैं ये कोन बना के दे रहा हूं, ये कोन है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब बेस का रेडियस है आर, ठीक है। एच इज द हाइट, तो यहां से मैंने लिख दिया एच इज द हाइट। एल इज द स्लैंट हाइट, मतलब ये वाली जो स्लैंट हाइट है इसको बोला जाता है, इसको स्लैंट बोला जाता है, तो उसको एल इज द स्लैंट हाइट। थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी मतलब हो गया ये पूरा हो गया वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इतना,
अल्फा इज द वर्टिकल एंगल, तो अल्फा पूरा हो जाएगा। L is the lateral surface area and S is the total surface area. V be the volume of right circular cone. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फॉर्मूला जरूर याद रखना। L स्क्वायर, L क्या था हमारा लेटरल सरफेस एरिया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। तो ये जो लेटरल सरफेस एरिया उसके किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये याद नहीं रहता है, इस चीज का ध्यान रखना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना। तो लेटरल सरफेस एरिया जरूर याद रखो, वो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मुझे भी याद नहीं रहता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसे फॉर्मूले मतलब इतना ज्यादा यूज जैसे नहीं आता लेटरल सरफेस एरिया का। वॉल्यूम का आता है, वॉल्यूम आप याद रख लो कि वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम याद रख लो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, उसका 1/3 कर दोगे तो आपको कोन का याद हो जाएगा। तो वॉल्यूम याद रखना मुश्किल नहीं है, लेटरल सरफेस एरिया याद रखना मुश्किल है इसमें। वो कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगला क्या है, अगला है टेन थीटा। ये जैसे टेन थीटा है, ये किसके बराबर होगा, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। टेन थीटा देखो, ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा आर अपॉन एच इसके बराबर होगा। तो देख लो किसके बराबर होगा, सॉरी आर अपॉन बी के बराबर होता है। पी अपॉन बी, टेन थीटा होगा पी अपॉन बी, तो पी कितना आर, बी कितना एच, तो आर अपॉन एच आ गया। ये चीज में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अल्फा 2 थीटा के बराबर, ये चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला क्या गिवन है, सॉरी यार, मैंने इसको स्लैंट हाइट हाई, इट इज नॉट लेटरल सरफेस एरिया, इट इज अ स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट है ये, मैं कंफ्यूज हो गया इसमें। तो ये स्लैंट हाइट एल है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को आप लिख सकते हो पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल याद रखना इसको भी, ये भी याद रहना मुश्किल है। पाई आर इंटू एल होता है, एल को आप आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सॉरी ये एल तो आप निकाल सकते हो यार, ये वाला फॉर्मूला तो ये तो पता होना चाहिए, ये वाला तो आसान है, मतलब एल स्क्वायर निकालना आसान है। कैसे, ये वाला देखो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये तो निकालना आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। टेन थीटा ये भी आसान हो गया, ये भी आसान हो गया। इंपॉर्टेंट है ये वाला लेटरल सरफेस एरिया। मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा यूज नहीं आने वाला, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। इसका एरिया कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर इंटू एल, ठीक है। अगला है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर और एल प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे जो बेस है वो भी एरिया लेना पड़ेगा आपको, तो वो हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज समझ आ रही। अगला है वॉल्यूम, वो मैंने आपको कहा कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 कर दोगे तो आपको कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट था कोन वाला। अगला है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम ये आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा पेंडुलम। जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह हम पढ़ते हैं उसमें पेंडुलम का यूज आता है। एसएचएम जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो है सिंपल पेंडुलम का यूज आता है। तो इसमें क्या बोलना चाहता है कि इफ एल इज द लेंथ, एल लेंथ है, टी टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का। टाइम पीरियड जैसे आपके घर में अगर घड़ी हो, वो वाली जो पहले चला करती थी, ये वाला पार्ट वाली, या फिर उसमें क्या होता था कि या एक काम करो, आप एक पत्थर लो, दैट इज स्टोन, स्टोन के आगे एक धागा बांध के उसको ऐसे ऑसिलेट करो। तो ऑसिलेट करने का क्या मतलब है कि अगर देखो ऑसिलेट करते हुए अगर आप उसको छोड़ दोगे तो एक टाइम पे आके ऐसे रुक जाएगी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है 2 √L/G, जी, ये वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर हम ये वाला जो पार्ट है इसमें जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे गया और वापस यहाँ तक आया, तो ये एक टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 √L/G। ये आपको पढ़ना होगा फिजिक्स में, ठीक है। ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो उस समय आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। एल हो गया लेंथ। तो ये जो फॉर्मूले थे वो हमने क्लियर कंप्लीट कर लिए, फॉर्मूले वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर छोड़िए, इसी लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ये तो 20 मिनट्स का तो हुआ है, चलो फिर इसी लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुको। तो अब जो है पिछले लेक्चर में, मतलब इसी लेक्चर के अंदर हमने वो कंप्लीट चीज तो कर ही ली, मतलब फॉर्मूले वगैरह हमने देख लिए, सभी चीज के फॉर्मूले देख लिए, कौन का इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। अब हमारा क्या काम करना है,
अब हमें एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड डेल्टा एफ एंड डी एफ इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखो। डेल्टा एफ का क्या मतलब हो गया कि इट इज डेल्टा वाई, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स है। तो आप ये वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो 2 प्लस 0.00 आगे कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इसको आपको साफ साफ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एफ ऑफ 2.001 है, इसको आप पुट कर दोगे तो आपके पास में डेल्टा एफ की वैल्यू तो आ जाएगी। डेल्टा एफ थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज बड़ा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको आपको डायरेक्ट ही सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ उसका। ये आप जानते हो कि एफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, मतलब एफ डैश एक्स निकालो इंटू डेल्टा एक्स कर दो। तो एफ डैश एक्स तो हम जानते हैं, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा 10x प्लस 6, तो वो एफ डैश एक्स लिख दिया 10x प्लस 6, ठीक है। इंटू डेल्टा एक्स कर दो, डेल्टा एक्स हमें गिवन है, और x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डीएफ में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है डेल्टा एफ में, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा देखो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो ऐसी जो चीज होती है कि आपको किसी चीज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो, तो उस चीज पे आपको क्या रखना होगा कि जैसे आपको 25, इसका सबसे नजदीकी स्क्वायर रूट कौन सा है, जो 25 का 0.001 अंडर रूट है, इसका सबसे ज्यादा इस नजदीकी स्क्वायर रूट आप कौन सा जानते हो 25, तो उसकी जगह आप लिख सकते हो 5। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, एफ एक्स को क्या ले लिया रूट एक्स ले लिया। अब एक्स इज इक्वल टू 25 कैसे लिया, क्योंकि हम 25 का अंडर रूट जानते हैं। डेल्टा एक्स हमने एज अ कि भाई हम थोड़ा सा एरर के लेके चल जाएंगे और फिर उसके बाद में एफ प्लस डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज सॉल्व करनी होती है। तो डी एफ इज इक्वल टू आ गया एफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डी एफ डैश एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स क्या, एफ डैश एक्स हम निकालना जानते हैं, रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, डेल्टा एक्स एज इट इज है, ठीक है। और एक्स की जगह हम 25 पुट कर सकते हैं, तो वो आ गया 5 इंटू 2 10 और 0.001/10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.0001, क्लियर है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर लिख सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एफ की। कैसे लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा स्मॉल है, डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इस वजह से आप ये चीज लिख सकते हो, डेल्टा एक्स को आप dx की फॉर्म में लिख सकते हो, सॉरी डेल्टा एक्स को आप dx लिख सकते हो, df लिख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस df लिख सकते हो आप। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 225 प्लस 0.0001, उसको आपने लिख दिया 5 प्लस 0.0001, दैट इज 5.00101, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व करना होता है। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया k x टू द पावर n, then show that the approximate relative error in y is n times the relative error in x, where n and k are the constant, n और k constant है। आपको रिलेटिव एरर पता करना है। देखो रिलेटिव एरर का क्या मतलब था, रिलेटिव एरर का क्या मतलब था, रिलेटिव एरर इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और रिलेटिव एरर इन एक्स है, रिलेटिव एरर इन वाई कितना आएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई। आपको ये चीज गिवन है, y is equals to fx is equals to kx to the power n, ठीक है। गिवन चीज है ये, y is equals to kx to the power, अप्लाई करा दोनों तरफ log, दोनों तरफ log अप्लाई करोगे तो राइट साइड में तो हो जाएगा log kx to the power n, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा log y। इसको आप फिर तोड़ सकते हो, log k और log x to the power n में n बाहर आ जाएगा, कितना हो गया log y is equals to log k plus n log x, log y 1/y डेल्टा y, log y का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो कितना आएगा 1/y इंटू डेल्टा y, ये चीज समझ में आती है। इज इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो 1/y हो गया इस इंटू उसके बीच में जो भी डिफरेंशिएट किया हमने डेल्टा एक्स, log के 0 हो गया प्लस n इंटू 1/x इंटू डेल्टा एक्स, 1/x इंटू डेल्टा एक्स आ गया। तो यहाँ से जो डेल्टा वाई अपॉन वाई आया वो किसके बराबर है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू एन के बराबर है, ठीक है। द रिलेटिव एरर इन वाई इज n टाइम्स द रिलेटिव एरर इन x। इस तरह से हमने इस चीज को सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि इफ द इंक्रीज इन द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4%, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कि आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी
एरिया वॉल्यूम वगैरह की वही चीज आ रही है कि अगर आपको जैसे जो साइड थी मान के चलो वो एक्स थी उसको 4% से इंक्रीमेंट हो गया उसका मतलब डेल्टा एक्स कितना है आपका 0.04x ये डेल्टा एक्स गिवन है आपको तो वही चीज आपको देखनी है कि लेट एक्स विद द साइड एंड ए विद द एरिया ऑफ द स्क्वायर एक्स साइड है ए क्या एरिया ऑफ द स्क्वायर है गिवन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 है तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा आपका 0.04x यस और नो यहाँ से देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप ये फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ए स्क्वायर आपको पता है एक्स स्क्वायर होता है इसको फिर आपको यहाँ क्या करना होगा लॉग लगाना होगा दोनों तरफ ताकि जो है एक्स स्क्वायर वाला पार्ट 2 log x में कन्वर्ट हो जाए कितना आएगा log a इज इक्वल टू 2 log x फिर इसको क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है 1 अपॉन a इंटू डेल्टा a लिखना है 1 अपॉन a इंटू डेल्टा a लिखना है इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन x इंटू डेल्टा x ठीक है ये चीज समझ में आ रही है यहाँ से अब क्या होगा आपको क्या निकालना था डेल्टा ए अपॉन ए निकालना तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हमें पता है कितना परसेंटेज निकालनी तो आप डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 104 दे रखा है तो टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको इसकी आदत पड़ने लग जाएगी ठीक है टाइम टी अब देखो ऑसिलेशन वाला पार्ट आ गया The time t of a complete oscillation of simple pendulum of length L is given by t is equal to 2 pi root L by G, where G is the gravitational constant. Find the approximate percentage error in t when percentage error in L is 1%. परसेंटेज एरर दे रखा है इसका मतलब समझ में आता है डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 गिवन है आपको 1 आपको क्या निकालना है फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन टी मतलब डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 निकालना है कि ये कितना होगा आपको ये चीज गिवन है अब यहाँ आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आप क्या करो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी अब 4 पाई स्क्वायर जी तो कांस्टेंट हो गया दोनों तरफ क्या ले लो लॉग ले लो ठीक है तो कितना आ जाएगा 2 इंटू लॉग टी राइट साइड में कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर जी इंटू लॉग एल इधर आ जाएगा लॉग प्लस में आ जाएगा ये प्लस में आ गया अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो 2 बाई टी इंटू डेल्टा टी राइट साइड में कितना आ जाएगा 0 प्लस लॉग एल का डेल्टा एल अपॉन एल ओके चीज समझ में आ रही 1 अपॉन एल इंटू डेल्टा एल आ जाएगा आपको क्या क्या चीज गिवन है आपको गिवन है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 वाला पार्ट गिवन है तो इसको इंटू 100 लगा दो इसको इधर इंटू 100 लगा दो आपको चाहिए क्या डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 चाहिए तो 2 को राइट साइड में ले जाओ तो कितना आ जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कितना गिवन है 1 तो वो कितना आ जाएगा टोटल 1/2% दैट इज 0.5% इसका आंसर होगा तो ये इजी क्वेश्चन है इसमें तो आपको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत है भी नहीं मतलब डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 1% गिवन है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी गिवन है इन्होंने इधर ही लॉग ले लिया आप ले सकते हो log t इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा तो log 2 पाई प्लस log रूट एल बाई जी तो ये कितना आ जाएगा ठीक है फिर इन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो कितना है 1 अपॉन टी डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ 1 अपॉन एल इंटू डेल्टा एल ठीक है यहाँ से 1 अपॉन टी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 2 डेल्टा एल अपॉन एल आ गया इन्होंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो फाइनल आंसर कितना आ गया 0.5% दैट इज 0.5%। अगला क्या है एक्सरसाइज 10.1 प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही है फाइंड अ डेल्टा एफ एंड डी एफ इफ एफ एक्स दे रखा आपको डेल्टा एफ पता करना है और डी एफ पता करना है तो डेल्टा एफ तो वही कैलकुलेशन है यार देखो डेल्टा एफ पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा उसमें से एफ ऑफ एक्स माइनस करना पड़ेगा ये कैलकुलेशन ही आप खुद करोगे अभी आंसर दिखा दूंगा मैं उसके बाद आपको जब डी एफ पता करना है तो वो आसान हो जाता है डी एफ पता करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है इंटू डेल्टा एक्स कर देना तो एफ डेस एक्स निकालो तो एफ डेस एक्स कितना आएगा यहाँ से 2x प्लस 1 इंटू क्या कर दो डेल्टा एक्स कर दो डेल्टा एक्स कितना है 0.1 है और 2 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 21 इंटू 0.1 आएगा तो वो आएगा 2.1 ठीक है तो इस तरह से इसे क्वेश्चन सॉल्व करने होता है यही है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स निकालना है यहाँ पे कैलकुलेशन होगी आपको इसको उसको पुट करना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है तो
डेल्टा एफ ये आ जाएगा, ठीक है। डीएफ निकालेंगे तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा इंटू डीएक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो इसका आप आगे कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, 2.1 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज टू दे रखा है, ये एक्स गिवन है, डेल्टा एक्स गिवन है। वही आपको डीएफ अगर निकालना है तो क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है। और आपको अगर डीएफ, सॉरी डीएफ के लिए तो वो निकल गया, ठीक है। डेल्टा एफ के लिए तो वो निकल जाएगा डायरेक्ट जब आप कैलकुलेशन करोगे। डीएफ के लिए आपको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट जब आप फाइनली करोगे, डेल्टा एफ तो निकाल लोगे डायरेक्ट, तो डीएफ निकालने होगा तो वो इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एफ तो कैलकुलेशन वाइज है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, डीएफ में आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स ये दे रखा है, एक्स गिवन है, डेल्टा एक्स गिवन है। यार ये तो वही चीज है, बार बार वही किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। बस डीएफ निकालने में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो सकती है क्योंकि हो सकता है कोई थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जिसका आपको इंटीग्रेशन में मुश्किल हो रहा है, डिफरेंशिएशन मुश्किल हो रहा है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। वरना तो डेल्टा एफ निकालना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। डायरेक्ट आपको वैल्यू तो पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। डीएफ निकालने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसमें आपको क्या करना है, इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इनटू डेल्टा एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आंसर आएगा। अगला क्या है कि एफ एक्स को कॉस एक्स दे रखा है, एक्स 60 डिग्री दे रखा है, डेल्टा एक्स 1 डिग्री दे रखा है। उसमें भी सेम ही चीज होगा क्या, अगर आपको डेल्टा एफ निकालना है तो डेल्टा एफ निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा। 60 प्लस 1 कर दिया तो एफ ऑफ 60 1 डिग्री निकालो, माइनस एफ ऑफ 60 डिग्री निकालो। अगर आपको ये क्वेश्चन जेईई मेन वगैरह में दे रखा होगा तो आपको cos 61 की वैल्यू मिल जाएगी वहां पे, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी या फिर आपको इसी फॉर्म के अंदर मिलेगा। ये आप खुद नहीं निकालना है, ये चीज ध्यान रखना, ये आपको चीज गिवन होती है मोस्टली, या फिर आप डायरेक्ट cos 61 पे भी एंड कर सकते हो। डेल्टा एफ निकल गया, डीएफ निकालने में आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए बस, ठीक है। डेल्टा एफ पता चल गया, डीएफ पता चल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस रूट। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब रूट 82 सबसे नजदीक का क्या पता आपको, 81 का रूट पता है आपको, तो आपको एक फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज आपने कंसिडर कर लिया रूट एक्स, आपने कंसिडर कर लिया, ठीक है। इसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डेल्टा एक्स कितना है, 1। डेल्टा एक्स को क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। एफ एक्स इज रूट एक्स मान लिया, डेल्टा एक्स को 1 मान लिया, ठीक है। अब आपको क्या पता है, आपको डी एफ निकालना होगा, तो डी एफ कितना होगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू क्या करना पड़ेगा, डीएक्स करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ बोल दो आप डेल्टा एक्स करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कर दिया इसको, 1/2 रूट एक्स इंटू फिर आप क्या करो, इंटू कर दो डेल्टा एक्स से, ठीक है। डेल्टा एक्स आपने क्या ले रखा, 1 ले रखा, ठीक है। अब आगे क्या करोगे आप, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एक्स कितना हमारा, एक्स हमने लिया था 81, 81 का रूट कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। डेल्टा एक्स 1 लिया तो 1/18 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एफ। ये आपको याद रखना बस, ये आप ये चीज लिख सकते हो। अगर आप ये चीज लिख दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 81 की होगी 9, 9 प्लस 1/18, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप देख सकते हो, ठीक है। वही है कि एफ ऑफ एक्स को रूट एक्स मान लो, एक्स इक्वल्स टू 81 मान लो, डेल्टा एक्स को 1 मान लो। डीएफ लिख दो, एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ से 1/18 मिल गया, फिर डीएफ जो है वो 0.05 से आ गया। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस डीएफ, ठीक है। डीएफ लिख सकते हो, यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर कितनी आ जाएगा, रूट 81 प्लस 0.056 दैट इज 9.056। इस तरह से सॉल्व करना होता है। अगला जैसे 7.8 है, तो इसका सबसे नजदीक वाला आपको कौन सा पता है, 2 का पता है, 2 का सॉरी 8 का पता है आपको। 8 का जब क्यूब रूट निकालते हैं तो 2 होता है, तो आप एफ एक्स को क्या मानोगे, यहाँ से एफ एक्स को मान लोगे 8, सॉरी ये वाला, ठीक है। मतलब एक्स को आपने मान लिया 8, डेल्टा एक्स को क्या जूम करोगे 0.2 माइनस के साथ, -0.2 है डेल्टा एक्स, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, डेल्टा एक्स को आप अज्यूम कर लोगे -2। फिर वो सेम चीज करनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, क्या डीएफ निकालना होगा। डीएफ कितना होता है,
डीएफ होता है हमारा, आपको सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालना है, इसको यहाँ पे एक्स बोल दो, ये रूट एक्स है, इंटू डेल्टा एक्स करना होता है। तो एफ डेस एक्स कितना आएगा, एक्स की पावर 1/3 है, 1/3 बाहर आ गया, एक्स की पावर अब कितनी हो जाएगी 1/3 माइनस 1, एक्स की पावर 2/3 माइनस 2/3, तो नीचे आ गया एक्स की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स मतलब हो गया -0.2। अब x की पावर 1/3 मतलब 8 की पावर 1/3 हो गया 2, उसका स्क्वायर 4 हो गया, तो 1/12 नीचे आ जाएगा, इंटू हो जाएगा -0.2। ठीक है, इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से df की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको f ऑफ x प्लस डेल्टा x को क्या लिखोगे आप, f ऑफ x प्लस df। df आपको पता है नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू आ गई 2 माइनस ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से 0.2/12, यहाँ से ये वैल्यू आप फाइंड आउट करके इसको पुट कर सकते हो। ठीक है, ये भी इजी है, वैसे आप ज्यादा टफ नहीं कह सकते इसको। x की पावर 1/3 मान लो, x को 8 मान लो, डेल्टा x को -0.2 मान लो, यहाँ से df की वैल्यू निकालो, तो df की वैल्यू आ जाएगी -0.2/12, फिर df ये वैल्यू आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन करके f ऑफ x प्लस डेल्टा x को लिख दो f ऑफ x प्लस df। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ 8 प्लस df, f ऑफ 8 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 2 माइनस 0.0167, तो वहां से जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, √17। √17 का है 17 की √17 नहीं है, सॉरी 17 की पावर 1/4, तो 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, मतलब कि यहाँ पे आपको 16 का, दैट इज आप एफ एक्स कंसिडर कर लो √x टू द पावर 1/4, x कंसिडर कर लो 16, डेल्टा x कंसिडर कर लो 1। 16 कंपैरिजन में तो डेल्टा x बहुत छोटा है, ये चीज समझ आ रहा है। अब आपको df निकालना है बस, तो df की वैल्यू कितनी आएगी, df की वैल्यू बताओ, df की वैल्यू आएगी आप पास में f डैश x इंटू डेल्टा x। तो f डैश x कैसे निकालोगे, 1/4 बाहर आ गया, x की पावर हो जाएगी -3/4, तो नीचे आ जाएगा x की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x आएगा। x की पावर 3/4 मतलब हो गया x का 1/4 हो गया 2, 2 की क्यूब मतलब 8 आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1/32 इंटू 1, तो ये df की वैल्यू आ गई। फिर आप लिख दो कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x, जिसको आप लिख सकते हो f ऑफ x प्लस df। यहाँ से f ऑफ x आपके पास कितना आ जाएगा 2 प्लस ये 1/32। ठीक है, ये भी इजी है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। x को 16 मान लो, डेल्टा x को 1 मान लो, f डैश x यहाँ से निकालो तो 1/32 आ जाएगा, और 1/32 आ गया, df की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से f ऑफ x प्लस df लिख दोगे, तो 16 का हो जाएगा आप पास में 16 का और 1/4 है ना, तो 2 प्लस 0.03125 आएगा, तो यहाँ से फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2.03125। क्लियर। अगला चलेगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री और 5 मिनट। सो 5 मिनट की कंसिडर पढ़ा जाता है, गिवन दैट 1 डिग्री इज दिस, 1 डिग्री की वैल्यू पता है हमें, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको cos 60 डिग्री का पता है, ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि एफ एक्स कंसिडर कर लो आप cos 60 या फिर cos x, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 60 और डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5/60 इंटू 1 डिग्री। ठीक है, 5/60 क्यों, क्योंकि मिनट में कंसिडर होता है, तो 5/60 हो जाता है, तो 5/60 इंटू 1 डिग्री आ जाएगा, तो ये डेल्टा x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपको क्या करना है, df की मतलब df की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो हो जाएगा f डैश x इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स, वो कितना आ गया 5/60, तो माइनस साइन एक्स गिवन है। ठीक है, एक सेकंड रुको, हाँ मैं तो कहना चाह रहा था कि आपको साइन एक्स मतलब एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन है, हाँ मतलब देखो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है 60 डिग्री गिवन है, तो आप एक्स इक्वल्स टू 60 पुट करते हो, साइन 60 कितना होता है -√3/2। ठीक है, अब ये कितना था इंटू 1 डिग्री था, 5/60 इंटू 1 डिग्री था, अब डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इंटू किससे कर दो 5/60 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस 0.01745 रेडियन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से टीएफ की वैल्यू निकाल लेना। फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस डीएफ, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी cos 60 डिग्री और 5 मिनट की। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, थोड़ा सा आपको इनिशियली लग सकता है कि कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ कैलकुलेशन वाइज मैं भी कहता हूँ थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है,
लेकिन अगर आप थोड़ा सा ढंग से इसको यूज करना सीख जाओगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वो ये कि एफ एक्स को cos x मान लो, x को 60 डिग्री और डेल्टा x को मान लो 5/60 इंटू 1 डिग्री। वहां से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो और df इज इक्वल टू लिख दो माइनस साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स। माइनस साइन 60 डिग्री डेल्टा एक्स आ गया, तो यहाँ से ये कुछ वैल्यूज आपकी ये आएगी, तो आप इसको सॉल्व कर लो। फिर df आ गई तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस df लिख दो। आपको पता है कि कॉस जो होता है जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है उसमें वैल्यू जो होती है उसकी डिक्रीज होने लग जाती है, तो वैसे डिक्रीज होगा क्योंकि df नेगेटिव है। आंसर कितना आएगा 0.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ एन एरर ऑफ 0. एरर मतलब हो गया कि डेल्टा जो एक्स हम निकालते हैं वो एरर होता है। इफ एन एरर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर अकर्स इन मेजरिंग द पैरामीटर ऑफ सर्कल as 44 centimeter, then find the approximate error and relative error in its area। मतलब क्या है कि आपको पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर कितना है होता है सर्कल का वैसे 2πr, आपको बोला गया कि जो डेल्टा p है वो 0.01 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर एंड रिलेटिव एरर इन इट्स एरिया। मतलब एरिया में निकालना, मतलब डेल्टा ए निकालना है और डेल्टा ए अपॉन ए निकालना है। ये दो चीज निकालनी है आपको। डेल्टा पी आपको 0.01 गिवन है, 0.01 डेल्टा पी गिवन है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेल्टा पी इज टू आ गया 0.01, तो कैसे आएगा वापस देख लो, डेल्टा पी इज टू आएगा 2p डेल्टा सॉरी 2π डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा पी की वैल्यू आपको पता है, डेल्टा पी की वैल्यू 0.01 है, तो 0.01 अपॉन 2π ये हो जाएगा आपका डेल्टा आर। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना, तो एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आपको क्या करना होगा यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू, काम करते हैं देखो, हाँ डेल्टा ए मोस्टली हम जैसे क्या करते हैं एल एन इसलिए लेते हैं ताकि जो है वो 2π वाला पार्ट हटाया जा सके, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली देते हैं डेल्टा ए इज आएगा पाई इंटू 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, अब डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आई थी, डेल्टा आर की वैल्यू थी आपकी 0.01 अपॉन 2π, इसको कैंसिल कर दो यहाँ से, पाई से पाई चला जाएगा, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी 0.01 इंटू 2r। यहाँ से 2π आर इज इक्वल टू कितना था 44 था, तो r की वैल्यू आ जाएगी 44 अपॉन 2π, दैट इज 22 अपॉन पाई आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, आप यहाँ से कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। फिर डेल्टा अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए है तो उसको भी आप निकाल सकते हो, एरिया निकाल के पाई आर स्क्वायर की हेल्प से, तो एरिया भी निकाल लेना। ठीक है, चेक कर दो इन्होंने कैसे किया कि r विद द रेडियस, s विद द पैरामीटर, a विद द एरिया ऑफ सर्कल, तो s इज इक्वल टू 44 दे रखा है, मतलब 2πr इज इक्वल टू 44 है, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 22 अपॉन पाई, वो मैंने बता दिया आपको कि r इज इक्वल टू 22 अपॉन पाई है। फिर इसकी इन्होंने 22/7 रख दिया r की जगह, तो r की वैल्यू आ गई 7। डेल्टा एस दे रखा है हमें 0.01, तो डेल्टा एस कितना होगा, s गोस टू 2π आर, डेल्टा एस आ गया 2π इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर की जगह क्या रख सकता है, डेल्टा आर हमें फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, तो डेल्टा आर की वैल्यू होगी 0.01 अपॉन 2π। फिर अब हमें एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, डेल्टा ए कितना हो जाएगा 2π आर इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर हमें पता है, आर हमें पता है, तो कितना आएगा 2π इंटू 7 इंटू 0.01 अपॉन 2π, 2π से 2π चला गया, डेल्टा ए की वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन वाइज है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। एक डेल्टा ए अपॉन ए भी निकालना है, इन्होंने शायद नहीं निकाला, निकालना रिलेटिव एरर होगा डेल्टा ए अपॉन ए, तो डेल्टा ए हो गया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, पाई आर से पाई आर गया, 2 डेल्टा आर अपॉन आर आ गया, डेल्टा आर पता है आपको, आर पता है आपको। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0004545। ठीक है, रिलेटिव एरर ही आ गया। आसान क्वेश्चन तो आप इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन ना हो तो ये क्वेश्चन आसान ही था। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 40 सेंटीमीटर। एक स्फीयर गिवन है, डायमीटर गिवन है इसका आपको, डाया गिवन है 40 सेंटीमीटर। इफ एन एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर इज मेड इन इट, मतलब डेल्टा डी इज 0.02 है, then find approximate error in volume।
हमें डेल्टा वी निकालना है एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस डेल्टा एस निकालना है। आपको स्फीयर दे रखा है, उसका वॉल्यूम सरफेस एरिया कितना था 4πr², वॉल्यूम कितना था 4/3πr³। ये याद है, इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको कहा भी था कि कई बार आप भूल भी सकते हो इसको। अब आपको इसको इन द फॉर्म ऑफ या तो डायमीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, या फिर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो डायमीटर में इसलिए क्योंकि डेल्टा डी आपको 0.02 गिवन है, तो आप इसको डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है आपका 2r के बराबर, तो r इज लिख सकते हो आप d/2। यहाँ कितना आ जाएगा 4πd²/4, दैट इज πd² आ जाएगा। इधर क्या लिखोगे 4/3πr³ की जगह क्या लिखोगे आप d³/8, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा πd³/6। ये वॉल्यूम पता चल गया, ये सब कुछ पता चल गया। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेल्टा एस निकालना है। तो ऐसे गिवन है 4πr², डेल्टा एस इज वस्तु कितना आएगा 4π2r इंटू डेल्टा आर। क्लियर, डेल्टा एस निकालना है 4π एज इट इज 2r मतलब हो गया डी, 2r मतलब हो गया डी, डी आपको गिवन है इंटू डेल्टा आर। एक काम करो, यहाँ 4πr² मैंने यहाँ गलत ले लिया, πd² लिखा था ना। मैं आपको डी में करके दिखा रहा हूँ, आर में भी आप कर सकते हो, लेकिन डी के अंदर देखते हैं कैसा होता है। इसको लिख दिया πd²। अब डेल्टा एस कितना आ जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा पाई इंटू 2d इंटू डेल्टा डी, ठीक है। अब डेल्टा एस पाई पता है आपको, 2d की वैल्यू 40 गिवन है, डेल्टा डी कितना गिवन है 0.02, तो पाई को लिख दो 22/7 और इसको यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा एस की वैल्यू आ गई। फिर आपको अगर डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा वी आ जाएगा π/6 एज इट इज 3d इंटू डेल्टा डी। यहाँ से डी गिवन है, आपको पाई पता कर सकते हो, डेल्टा डी गिवन है तो डेल्टा वी भी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा कि x विद द डायमीटर, r विद द रेडियस, s विद द सरफेस एरिया, v विद द वॉल्यूम। x इक्वल टू 40 दे रखा तो r इक्वल टू 20 होगा। डेल्टा x इक्वल टू कितना दे रखा 0.02 दे रखा है, देन डेल्टा r 0.01 होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि x की जगह आप क्या लिख सकते हो r लिख सकते हो। तो डेल्टा x अगर 0.02 मतलब अगर डायमीटर में 0.02 है तो रेडियस में 0.01 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस विल बी द हाफ ऑफ द डायमीटर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस मेथड से मैंने देखो आपको डायमीटर वाला मेथड समझा दिया, ये रेडियस वाले मेथड से आपको बता देंगे। तो 4/3 पाई r³ का हो गया 3r² इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर आपको पता है 0.01 है, वैल्यूज पुट करते चले जाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने पाई की फॉर्म में कन्वर्ट रखा है तो पाई की फॉर्म में रख दो। एरन वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम आ गया 16 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो था 4πr², डेल्टा एस आ जाएगा 8πr इंटू डेल्टा आर, ठीक है। यहाँ से आर पता है, डेल्टा आर पता है, वैल्यू पुट करोगे तो वहां से 1.6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। इजी है एरर निकालना, और एरर निकालना सबसे इजी है मेरे हिसाब से। तो अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट है हमारे पास में, if the radius of a sphere is increased from 7 to 7.02 then find the approximate increase in volume। अब इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, आप क्या मान के चलो रेडियस ऑफ द स्क्वायर मतलब r इज इक्वल टू है 7, डेल्टा r इज इक्वल टू है 0.02। आपको अप्रोक्सीमेट इंक्रीज बताना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में, तो अप्रोक्सीमेट इंक्रीज मतलब डेल्टा v बताना है आपको। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई r³, डेल्टा v इज इक्वल टू कितना आएगा 4/3 पाई एज इट इज 3r² इनटू डेल्टा r। 4/3 एज इट इज रख लो, पाई रख लो, 3 रख लो, r² की जगह क्या रखोगे 7 का स्क्वायर रख लो, डेल्टा r की जगह क्या रखोगे 0.02 रख लो। तो पहली बात 3 से 3 चला गया, पाई की जगह आप रख सकते हो, यहाँ रख रहा हूँ, पाई की जगह रख सकते हो आप 22/7, तो एक 7 से 7 चला जाएगा। अब क्या बच रहा है देखो, एक बचेगा 4 इंटू 7 इंटू 0.02 इंटू 22। ये कैलकुलेशन वाइज है तो कैलकुलेशन आप कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा टफ ऐसे क्वेश्चन है नहीं, डेल्टा भी निकालना ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। आर विद रेडियस है, वी विद वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, r 7 दे रखा है, डेल्टा 0.02 दे रखा है, वॉल्यूम स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई r³
डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आएगा, 3 से 3 चला गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आ गया, 4 रख दो, पाई रख दो, 7 का स्क्वायर है 0.02 है, अगर आप पाई में रखना चाहो तो पाई में भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन वाइज है, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। एरर इन वॉल्यूम आ गया। अगला क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 14 सेंटीमीटर। मतलब स्टार्टिंग में जो रेडियस मेजर की गई वो 40 सेंटीमीटर मेजर की गई। लेटर इट वाज फाउंड दैट देयर इज एन एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर इन मेजरिंग द रेडियस and the approximate error in surface area of the sphere। अब देखो ये गिवन नहीं है कि पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर, तो जब गिवन नहीं होना तो आपको पॉजिटिव एरर ही मान के चलना है, ठीक है। तो रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, एरर आपको गिवन है 0.02 सेंटीमीटर। आपको अप्रोक्सीमेट एरर बताना है सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा एस इक्वल टू कितना आएगा, 4 पाई इंटू 2 आर इंटू डेल्टा आर। 4 पता है, पाई को आप लिख दो 22/7 इंटू 2 कर दो, आर को लिख दो 14, डेल्टा आर को लिख दो 0.02। आपको डेल्टा एस तो निकालना है, 7 2 जा 14 आ जाएगा, कितना आ गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 इंटू 0.02 इंटू 22 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 इंटू 0.44। ये कैलकुलेशन वाइज करोगे तो आएगा 7.04 आना चाहिए, ठीक है। वापिस कैलकुलेशन देख लो, 16 4 जा 64, 4 6 कैरी 64 और 6 आएगा, सॉरी 6 कैरी 7, हाँ ये 7.04 इसका आंसर हो जाएगा। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आएगी 7.04। आर विद द रेडियस है, एस विद द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आर 14 मान लो, डेल्टा आर को 0.02 मान लो, सरफेस एरिया पता है 8 पाई आर इंटू ये आ जाएगा, तो 2.24 अपॉन 22 7.04 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन के अलावा ऐसे कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत टफ पड़ रहा हो। स्टार्टिंग में आपको इसलिए टफ लगा क्योंकि चीजें नई नई होती ना, तो उसको थोड़ा सा उस चीज में ढलने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। और ये ऐसा चैप्टर है जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वरना आप भूल सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 3 to 3.01, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया। सेम चीज है यार, मतलब आप इसमें x इज इक्वल टू मान लो 3 सेंटीमीटर, डेल्टा x मान लो 0.01 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज बताना है। तो डेल्टा ए, देखो एरिया कितना होता है स्क्वायर का, x स्क्वायर, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना आएगा 2x इंटू डेल्टा x, तो 2 इंटू 3 इंटू डेल्टा एक्स लिख दो 0.01, तो आ जाएगा 6 इंटू 0.06 आ जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो इस पे। एक्स साइड है, ए है एरिया ऑफ स्क्वायर, x3 हो गया, डेल्टा एक्स 0.01 हो गया, एरिया स्क्वायर पता है डेल्टा ए निकालो, डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी 2x इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 0.01 दैट इज 0.06 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट है कि इफ द इंक्रीज इन द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 2%, इंक्रीज देगा मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 गिवन है आपको 2%, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 आपको क्या गिवन है 2 गिवन है, ठीक है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका एक्स स्क्वायर, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट डेल्टा ए नहीं लिख सकते क्योंकि जब भी आपको परसेंटेज वगैरह निकालना होगा तो नीचे एक्स भी चाहिए, तो आप क्या करो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग ए इज इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू लॉग एक्स, समझ में आता है। फिर डिफरेंशिएट कर दो तो 1 अपॉन ए इंटू डेल्टा ए, तो डेल्टा ए अपॉन ए बन जाएगा, राइट साइड में कितना आएगा 2 इंटू 1 बाई एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आएगा 100 से मल्टीप्लाई, हमें यही चीज तो चाहिए, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये चाहिए, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो भाई, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 कितना गिवन है 2 गिवन है, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4% आ जाएगा। तो इसलिए जो है हम लॉग लेते हैं ताकि ये वाली फॉर्म, ये वाली कैटेगरी हम चीज बना सके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4% आएगा, एक्स विद द साइड मान लो, ए विद द एरिया ऑफ स्क्वायर मान लो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 2 गिवन है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर, अप्लाई कर दो लॉग दोनों तरफ, तो लॉग ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी लॉग एक्स स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएट कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको चीज गिवन है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 2 गिवन है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ज्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है इसमें।
तो लगभग हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं आज। फर्स्ट वाला पार्ट के अंदर हमने थ्योरी कवर कर ली थी। सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमने मोस्टली जितने क्वेश्चंस हो सकते थे वो क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो ये ज़्यादा टफ है नहीं, आपको बस थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि नए-नए चीज़ के अंदर जब भी आपको नई-नई चीज़ें सीखनी होती है तो थोड़ा-सा स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दिक्कत आता है। फिर उसके बाद में हर चीज़ आसान लगने लग जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है और चीज़ें हम कवर करते रहेंगे आने वाले लेक्चर्स में। जल्दी से जल्दी जो चीज़ें टफ होगी उसको हम थोड़ा टाइम देंगे, जो चीज़ें ईज़ी होगी उसमें हम थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है? जिससे आपका टाइम भी बचे और आपका कोर्स हम जल्दी कर सकें, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सॉरी, उससे पहले एक चीज़ तो बता देता हूँ आपको कि जो हमारा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है उसका यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है जो भी हम वीडियोज़ लाते रहते हैं, लाइव क्लासेस वगैरह आते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए, ठीक है? इसके अलावा हमारा जो फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है उसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है, प्लीज़ उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपको गूगल प्ले स्टोर या प्ले ऐप स्टोर से मिल जाएगा। उसके ऊपर हम प्रेज़ेंटेशन वगैरह अपलोड करते रहते हैं। उसके अलावा जो भी लाइव क्लासेस होती है उस जो भी शेड्यूल होता है लाइव क्लासेस का वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।